हाँ बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डाउट्स पूछ लो बच्चों। शीट कंप्लीट किया है ना बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? कुछ डाउट्स आए हैं। क्या क्या आए हैं? एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का H2H5 और पार्ट 2 का H4H7। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का I3I4। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 8, 9, 10। पार्ट 2 का H8H3। पार्ट 1 का H3 H1H5। पार्ट 1 का H3 लिख लिया। ठीक है, चलो बहुत इकट्ठे हो गए, अब इनको बता।
सबसे पहले ये H2 क्वेश्चन देखते हैं। देखो H2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, -Q, +Q और एक और प्लस। अब देखो क्या है, ये पूरा एक डाइपोल तो नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो कि a डिस्टेंस की दूरी पर है और इनके बीच में दूरी dd है, और हमें दिया हुआ है कि a जो है वो d के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो हमें क्या करना है, P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दो एक्सट्रीम चार्जेस है ना, इनको कंबाइन करके एक डाइपोल की तरह से ट्रीट कर लें और एक पॉजिटिव चार्ज को अलग एक्स्ट्रा रखा है ऐसा मान। अब ये जो पॉइंट P है वो इस डाइपोल के तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाएगा। तो डाइपोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर अपने अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। वो कितनी होगी, के पी बाई ए क्यू। और ये जो चार्ज बच गया अलग से, ये तो अपने से रेडियली आउटवर्ड यानी के क्यू बाई ए स्क्वायर इतना प्रोड्यूस करेगा। पी की वैल्यू को मैं क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2d लिख सकता हूँ, तो डिवाइड बाई ए क्यू बाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना आ जाएगा, -2 के क्यू डी बाई ए क्यू आई कैप प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर जे कैप। ऐसा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतनी आ जाएगी। -2 के क्यू डी बाई ए क्यू बाई कैप प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर आपने इन दोनों को डाइपोल क्यों नहीं माना और इसको एक अलग से चार्ज मान लेते। देखो इन दोनों को अगर डाइपोल मान लेते हम तो क्या दिक्कत होती, दिक्कत ये होती कि ये पी पॉइंट ना एक्सिस का वाला पॉइंट होता ना इक्वेटोरियल लाइन वाला पॉइंट होता, तो फिर इसकी वजह से किसी अजीब सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता। उसकी जगह बेटर क्या है, हम इन दोनों को एक डाइपोल माने ताकि पी पॉइंट डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे तो लाई करे कम से कम। अच्छा, उसके बाद है H3। तो H3 की क्या वैल्यू आएगी, a charge q is carried slowly from point A to point B। देखो ये ऐसा सवाल मैंने तुम्हें करवाया भी था। A पॉइंट से B पॉइंट तक एक चार्ज पार्टिकल को लेकर के जा रहे हैं, और A पॉइंट और B पॉइंट की खास बात क्या है बच्चों, एंगल दिए हुए हैं और दोनों डाइपोल से बराबर बराबर डिस्टेंस आ। ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और इधर एंगल दिया हुआ है कितना, 135। ये A पॉइंट है और इधर पॉइंट है। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P, और हमें क्या करना है, Q को स्लोली A से B तक लेकर के जाना। एक चार्ज Q को A से B लेके जाना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q इंटू पोटेंशियल ऑफ B माइनस Q इंटू पोटेंशियल ऑफ, what is Q into potential of B? It is Kp cos 45 degree
बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल ऑफ ए लिखेंगे के पी कॉस 135 डिग्री बाई आर स्क्वायर। कॉस 45 को 1/√2 रख दो, कॉस 135 को -1/√2 लिख दें, तो के पी क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2, यानी कि √2 टाइम्स के पी क्यू बाई आर, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद डाउट था किसी का H5 और H8। तो देखो H5 क्या है भाई, H5 में हमें दिया हुआ है, H8 किसने लिखा दिया था, इसमें 5 तक। देखो, a molecule of a substance has permanent electric dipole moment equal to 10 raised to the power -29 coulomb meter. A mole of this substance, this is dipole moment of one molecule. This is dipole moment of one. अब हमने क्या लिया है, एक मोल लिया है और 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, ठीक है। एक मोल लिया है और 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हमने। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई करोगे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाएंगे। पूरे के पूरे एक मोल मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे इसी तरह से टॉर्क लगाए। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब क्या होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को सडनली आपने 60 डिग्री एंगल से, कितने डिग्री एंगल से, 60 डिग्री एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो इस पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है -P E, ना, -P इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ऐसे। अब जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अब जितने भी डाइपोल हैं वो अपने आप को इस, नहीं ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे सोचो, ये अलाइन थे अभी तो कोई दिक्कत थी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से चेंज हो गया। अब जब डाइपोल इस स्टेट में ही रह जाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल्स पे टॉर्क लगाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, इन डाइपोल्स पे टॉर्क लगाएगा, और फिर डाइपोल्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अपने आप को अलाइन कर लेंगे। डाइपोल्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या है, -PE cos 60 डिग्री, यानी कि -PE/2,
और जब ये डाइपोल घूम करके इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई हो जाएगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है, ये लॉस वैसे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये इंटरनल आपस में कोलिजन्स की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे वो एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। तो हीट जनरेटेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, हीट जनरेटेड को लिख सकता हूँ इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हो जाएगी माइनस पीई बाई टू माइनस ऑफ माइनस पी, और इस पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, अवोगाड्रो नंबर से। तो आंसर मेरा आ जाएगा पीई बाई टू इंटू एवोगाड्रो नंबर। पी को लिख दो 10⁻⁻29, ई को लिख दो 10⁻6 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई, अवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻20। तो 10⁻6 और 23, तो बेसिकली 6/2 3 जूल की हीट जनरेट। ठीक है, ये हो गया। अब पार्ट इसमें पार्ट वन का G2, पार्ट वन का G2 भी डाउट है। देखो क्या है, G2। G2 क्या है भाई, V इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। तो ई वेक्टर को क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ठीक, तो इस पूरी इक्वेशन को जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, तो y तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और यहाँ पे तो कोई x की टर्म है ही नहीं, तो इधर तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो आई कैप हो जाएगा। जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर से z बाहर आ जाएगा, प्लस 2y जेड जे कैप, और डेल बी बाई डेल जेड जब करेंगे तो पहली वाले का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दूसरे वाले में वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो कितना, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू हो जाएगी, -2xy आई कैप माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आती है भाई बच्चों?
अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। इससे क्या क्या डाउट है भाई? H1 H2 H3 इसमें कई सारे डाउट है। तो भी एक एक करके देखते हैं डाउट कैसे। ड्यू टू एन, पहला H1 देखते हैं। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल शोन इन figure, the electric field intensity is parallel to dipole axis. डाइपोल एक्सिस के पैरेलल कहाँ कहाँ पे होगी? तो देखो दोनों ही जगह पे होती है। तो उन्होंने डाइपोल मोमेंट वेक्टर के पैरेलल नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है, डाइपोल के पैरेलल की बात करो। ड्यू टू डाइपोल, तो ये डाइपोल अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट पी पी है ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसा है, और यहाँ कोई पॉइंट क्यू है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट पर बोथ एट पी एंड क्यू intensity of electric field is parallel to x-axis. फिर H2 की बात करते हैं। H2 में क्या दिया हुआ? An electric dipole of dipole moment vector P is placed at the origin along x-axis. The angle made by the electric field with the x-axis at point P, whose position vector makes an angle theta with the x-axis. कोई पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, जिसका पोजीशन वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। मतलब देखो डाइपोल तो ये रहा, हमें इस पॉइंट पर कुछ तो हम देखो अपने को पता है कि ये ऐसे इस डायरेक्शन और ये जो एंगल होता है वो ऐसा होता है कि tan फाई किसके बराबर आता है, tan थीटा बाई, और ये एंगल अगर फाई है
तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन जाएगा? देखो दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल ऑफ theta plus phi with the x-axis. Makes an angle of theta plus phi with the x-axis. अच्छा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan अल्फा बराबर है tan थीटा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू फाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड e वेक्टर इज इक्वल टू थीटा प्लस एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड e वेक्टर कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा के। फिर उसके बाद जो हमें डाउट है वो है H3। एफ और जी सेक्शंस में से भी डाउट है कुछ लोगों को, उस पर भी आ रहे हैं। An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb by a distance 2 centimeter. एक -1 माइक्रोकूलम होगा, एक 1 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर के बराबर का सेपरेशन दिया। तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी के बराबर हो जाएगा। Q को लिखेंगे 10 की पावर -6 और D को लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8। कितना? कूलम मीटर। यस। अब क्या है? डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो मैक्सिमम टॉर्क लगाना है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क करने के लिए पी साइन 90 डिग्री कर दें, यानी पीई हो जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10 की पावर 5। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क ये ऐसा। फिर उसके बाद अगला डाउट है तुम्हारा H5। H5 में क्या बोल रहे हैं? टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, -4 इंटू 10 की पावर -8 कूलम +4 इंटू 10 की पावर -8। When placed 2 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर अपॉन, उनके बीच का डिस्टेंस कितना किया है? 2 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। If the dipole is placed in an electric field of 4 into 10 की power 8 न्यूटन per coulomb,
the value of maximum torque and work required in rotating it through 180 degree from its initial orientation which is along electric field. तो इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, वहां से 180 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क को क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री माइनस यू इनिशियल को लिखेंगे माइनस पीई कॉस 0। तो ये हो जाएगा पीई माइनस ऑफ माइनस, तो ये 2 पी के बराबर ये वैल्यू। पी को क्या लिखते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आ जाएगा 32 2 के बराबर। ये H5 हो गया। H5 के बाद जो अगला डाउट है वो है एक्सरसाइज पार्ट 2 में H7 भी डाउट है, तो H7 कर देते हैं। H5 के बाद अगला नंबर आ जाएगा किसका, H7। The force between two short dipoles separated by, बेटे ये इस तरह का सवाल किया है हमने। Two short dipoles हैं, r distance से separated, तो कितना फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा पी डी ई बाई डी आर के हिसाब से P2 इंटू डी बाई डी आर ऑफ 2 kp बाई आर। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बेटे, आर की पावर -4 के प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसमें एक गलती हमने किया है इस वाले में, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं किया वो लाने के लिए, डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? क्योंकि 2 इंटू 10 की पावर माइनस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करो मीटर में, तो ये आ जाएगा इंटू 2 इंटू 10 की पावर 64 इंटू 10 की पावर माइनस। yes. फिर H7 के बाद किसी को डाउट है H8, तो H8 की क्या कहानी है भाई। H8 तब भी थोड़ा पूछने लायक अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है। हमें दिए हुए हैं कि कुछ ऐसे
सर्कल की सरकमफेरेंस पे डाइपोल्स रखे हुए हैं। एक डाइपोल तो रखा हुआ है, एक रखा हुआ है, एक रखा हुआ है कुछ। एक सौ बीस, 120, 120 डिग्री का हर जगह एंगल बनी रहा। अब देखो बेटा क्या होगा कि मैं इन डाइपोल्स के नाम दे देता हूँ। इसको डाइपोल नंबर ए, इसको डाइपोल नंबर बी, इसको डाइपोल नंबर सी। अब ये जो सेंटर है ना, वो सब डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करता है ना। तो सब डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो करस्पॉन्डिंग डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बराबर मैग्नीट्यूड का होगा, केपी बाय आर क्यूब, केपी बाय आर क्यूब। ए डाइपोल की वजह से क्या इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज ई ड्यू टू डाइपोल। बी डाइपोल की वजह से कितना होगा, उसके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और सी की वजह से क्या होगा, उसके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो ये पूरा एंगल 120 डिग्री था बच्चों, ये वाला पूरा, उसमें से इतना एंगल 90 डिग्री हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे एंगल 60-60 डिग्री आएंगे, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इधर, और ये 60-60 डिग्री है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इतना आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो कुछ बच्चों ने सेक्शन एफ से भी डाउट पूछा हुआ है और जी से भी पूछा हुआ है। एफ और जी के डाउट्स एक बार दोबारा लिख देते हैं आप। जैसे F2 एक आया है मेरे सामने, और कौन सा है बच्चों, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 की बात अगर हो रही है तो एक तो F2 आया है, और कौन सा है,
पार्ट 2 का F2 G5 G6 G7 और पार्ट 1 का भी F2 दे दिया है। और तो कोई डाउट नहीं है F और G सेक्शन से। पार्ट 1 का F देखो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का G5 देख लेते हैं। पहले F आता है, पहले F देख, F2 देख, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का F क्या है बच्चों? N identical water drops assume is symmetrically each charged to potential energy U coalesce to form a single drop. Potential energy of single drop is, देखो मान लेते हैं radius of single drop is small r and charge of single drop is equal to Q. Radius of single drop is small r, charge of single drop is equal to Q. तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी 3/5 kq² r, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसी n ड्रॉप्स जब कंबाइन होंगी बच्चों तो क्या होगा, एक तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर कंजर्व कर सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा n इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, यानी कैपिटल आर कितना आ जाएगा स्मॉल आर इंटू एन की पावर 1/, और जो टोटल चार्ज होगा वो हो जाएगा n टाइम्स क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल ड्रॉप कितनी आ जाएगी 3/5 kq² बाई कैपिटल आर। कैपिटल क्यू को क्या रखते हैं n² q² डिवाइडेड बाई आर, आर को लिख देंगे स्मॉल आर n की पावर 1/3, और ये 3/5 kq² बाई आर को u लिख दो, इसको u डैश लिख दो, तो u डैश बराबर आ जाएगा u इंटू n की पावर 2 माइनस 1/, तो u इंटू n की पावर 5, u डैश इक्वल टू u इंटू n की पावर 5, ऐसा आ जाएगा। अब जी सेक्शन पे आ जाते हैं। जी में कई सारे क्वेश्चंस में डाउट हैं। G5 G6 G7। G5 में क्या बोल रहे हैं, let E be electric field and B the electric potential at a point. E is electric field and B is potential at a point. अलग अलग संभावना के बारे में बात की गई, जैसे एक एक करके ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि E not equal to 0, V cannot be 0. E not equal to 0, V cannot be 0.
देखो इसको गलत प्रूव करने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये दो चार्ज है, या सॉरी, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू। अब बिल्कुल मिड पॉइंट पे आकर के देखो, क्या ई जीरो है? मिड पॉइंट पे ई नॉन जीरो, लेकिन वी तो जीरो। जबकि ये क्या बोल रहा है, ई नॉन जीरो है, तो वी कैन नॉट बी जीरो। हमने तो देखा कि वी जीरो आ गया, इसका मतलब स्टेटमेंट ये तो गलत हो ही गया। बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? बी ऑप्शन में बोल रहे हैं if e is zero v must be zero। if e is zero v must be zero। इसको भी गलत प्रूव करके एक एग्जांपल के माध्यम से कर देते हैं। जैसे दो बराबर चार्ज, तो मिड पॉइंट पे क्या है, e जीरो, लेकिन क्या v जीरो है? नहीं, यहाँ पे तो v जीरो नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। v इज इक्वल टू जीरो, e मस्ट बी जीरो। नहीं, कोई जरूरी नहीं। माइनस टू प्लस, मिड पॉइंट की बात कर लो, v जीरो है, लेकिन e नॉन जीरो, तो ई को जीरो ही होना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल गलत। और डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? नन ऑफ दीज, तो बस यही ऑप्शन सबसे। नहीं नहीं बेटे, देखो क्या है, वी जो होता है, वी होता है किसी आर पोजीशन का, वी क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो किसी एक पॉइंट पर ई जीरो देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि वी जीरो होना चाहिए। इन्फिनिटी से लेकर आर तक हर जगह अगर ई जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि v जीरो होगा। किसी एक पॉइंट पर e देख करके हम ये नहीं बोल सकते कि v वहां पर जीरो होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर v निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन पूरा इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से लेकर के उस पॉइंट तक हर जगह अगर e जीरो होता, तो हम बोल देते कि उस पॉइंट पर भी v भी जीरो। सिर्फ एक ही पॉइंट पर जीरो तो नहीं हो सकता। ये हो गया G5। उसके बाद बात करते हैं G6 की। तो G6 क्या है बच्चों? Electric field in a region is directed outward and is proportional to distance r from the origin. Taking electric potential at origin to be zero, the electric potential at distance r। देखो क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के प्रोपोर्शनल है। तो ई को के आर लिख सकते हैं। ओरिजिन पर पोटेंशियल जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
potential at position R minus potential at origin is minus E dot dr from 0 B final minus B initial equal to minus integral E dot dr from R initial to R final, और E को लिख दूंगा के आर डी आर 0 टू, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटे, माइनस के आर स्क्वायर बाई 2, और पोटेंशियल एट ओरिजिन को तो 0 लेने को बोला है, तो वी आर की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के आर स्क्वायर बाई, ये वैल्यू पोटेंशियल एट पोजीशन आर की हो जाएगी, यानी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद G7 की बात करते हैं। देखो G7 में क्या दिया हुआ है, G7 में बोल रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इतनी रेडियस है, चार्ज इतना, कुछ चार्ज दिया हुआ है और उसकी कुछ रेडियस हमें दी हुई है। कैपिटल आर मान लो उसको। The value of line integral minus E dot dl from infinity to 0 minus E dot dl from infinity to, देखो किसी भी r पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होता है, माइनस इंटीग्रल E dot dr from infinity to r, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, ये लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, और पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग को तो के क्यू बाई कैपिटल आर लिख सकता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू कैपिटल क्यू आ गया 1.11 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 0.9 इंटू 1.11, तो कितना आ गया 9.99, 9.99 के लगभग 10 लिख सकते हो, तो ये 0.5 और 20 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो ये 2 वोल्ट के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 से भी लिख रखे थे तुम लोगों ने, F2 F3 F4, पार्ट 1 का F2 F3 F4, तो ये क्या है भाई, spherical shell of radius r has charge q एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और उसका चार्ज है क्यू, has a point charge q naught at its center,
Find the work performed by electric forces during shell expansion slowly from R2 to R. इलेक्ट्रिक फोर्सेस का वर्क पता कर। तो देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख सकते हो। यही परिभाषा ही होती है, यानी कि यू इनिशियल माइनस यू। तो इनिशियली क्या है, सिस्टम की एनर्जी लिखेंगे तो सेल्फ एनर्जी, तो के क्यू स्क्वायर बाय टू आर प्लस के क्यू क्यू नॉट बाय के इंट्रैक्शन। फाइनल एनर्जी जब लिखेंगे तो रेडियस टू आर हो चुकी होगी, तो टू इंटू टू आर प्लस के क्यू बाय टू आर इंटू। अब के क्यू स्क्वायर बाय टू आर में से के क्यू स्क्वायर बाय फोर आर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय फोर आर, और के क्यू क्यू नॉट बाय आर में से के क्यू नॉट बाय टू आर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा प्लस के क्यू क्यू नॉट बाय टू आर। फिर उसके बाद F2 F3 F4, F3 F3 क्या है बेटा? Two identical non-conducting spherical shells have equal charge Q, which is uniformly distributed on it, are placed at a distance d apart from where they are released. Find out kinetic energy of each sphere when they are at large distance. देखो दो सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है बच्चों? डी डिस्टेंस। इनका चार्ज कितना दिया हुआ है? क्यू इक्वल चार्ज फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच स्फीयर। देखो ये सिस्टम जाएगा बहुत दूर हो जाए, सेल्फ एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? तो अभी पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू स्क्वायर बाय डी, और काइनेटिक एनर्जी है जीरो। बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, काइनेटिक एनर्जी टू टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच स्फीयर कितनी आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाय। इसमें सेल्फ एनर्जी का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि ये स्फीयर थोड़ी बिखरेगा, ये तो इंटैक्ट रहेगा ना, उसकी सेल्फ एनर्जी में कोई चेंज। F4 की अगर बात करें, solid uniformly charged sphere of total charge capital Q and radius capital, अब देखो इसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना,
वो तो होती है 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर, लेकिन उसमें से बाहर होती है कितनी, बाहर जो एनर्जी होती है वो यू नॉट दिया हुआ है, यू नॉट अगर कहें तो वो होती है 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई, तो चाहो तो के क्यू स्क्वायर बाई आर की वैल्यू पुट कर दो। इसका मतलब यू टोटल कितना आ जाएगा, 1.2 यू, ये यू टोटल आ जाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पे आ जाए। अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्या क्या डाउट पूछे थे बच्चों को हम लोगों ने? एट नाइन टेन, देखिए करके देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? देखो बेटे, वर्क रिक्वायर्ड इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम C to A along arc AC, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, और वो बराबर होगा चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, और वो हो जाएगा 2k लैम्डा ln ऑफ R1 बाई R। ये बात समझ में आती है बच्चों? फिर 9th क्वेश्चन क्या है? Two short electric dipoles placed at distance r between their centers. The energy of interaction between these dipoles. देखो जैसे ये डाइपोल है P2 और इधर डाइपोल रखा हुआ है P1, और इनके बीच में एंगल है मान लो, तो क्या होगा? देखो एक का चार्ज लिखूं और दूसरे के पोटेंशियल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं -q चार्ज है और यहाँ पर कुछ +q चार्ज, इसको अलग से सॉल्व करते हैं।
अब देखो बेटे, ये पूरी डिस्टेंस को आप मान लो 2a1 और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस a1। और ये जो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी r प्लस, तो इस माइनस Q1 चार्ज की क्या पोटेंशियल हो जाएगी, माइनस Q1 इंटू 2 इंटू के P2 cos थीटा डिवाइडेड बाय r माइनस a1 का होल स्क्वायर, और उसकी वजह से हो जाएगी Q1 इंटू के P2 cos थीटा डिवाइडेड बाय r प्लस a1 का। ऐसा लिख लो आप इसको, तो के P2 cos थीटा इंटू Q1 डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए वन स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपेरिजन में निगलेक्ट कर देंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में हो जाएगा कितना, एक माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लो तो आर प्लस ए वन का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए वन का, तो वो हो जाएगा 4r a1। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो और 4 का 2a1 इंटू Q1 को P2 लिख लो, तो हो जाएगा माइनस 2k P1 P2 cos थीटा बाई r माइनस 2k P1 P2 cos थीटा बाई। अब 10th पे आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं भाई, a charge q is placed at the center of cubical vessel with one face open and shown the flux of electric field। ये डेप्थ दिया था क्या मैंने तुमको, अभी अभी मत करो इसको, ये हम अगली क्लास में करेंगे, अभी नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो बाकी फिर क्या है, अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास वी विल टेक दिस अप, इसका थ्योरी और फर्दर आगे पढ़ लेंगे। मैंने आज के नोट्स भेज दिए तुमको, ठीक है बच्चों।
बाकी फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।